मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अफसोस, उस जैसी खूबसूरत औरत को मैंने ही बनाया था, लेकिन अब तुम्हें उसे पाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। बताओ, मेरी सिखाई हुई औरत तुम्हें पसंद है? उधर कंपनी की मीटिंग में मेरा फोन से आया हर शब्द स्पीकर पर गूंज रहा था। पूरा कमरा खामोश था। उसने हाथ में पकड़ी कलम इतनी जोर से दबाई कि वह टूट गई। सचिव ने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी। मीटिंग जारी रखो। रात को मैं तीनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला चुका था। फिर वकील की भेजी जानकारी देखने लगा और आखिरकार सबसे अनुभवी वकील को चुन लिया। रात करीब 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद कोई और होगा, लेकिन दरवाजा खोला तो सामने वही थी। उसके शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी। मैंने नफरत भरी नजर से देखा और कहा, मोहतरमा, इतनी रात को यहां क्यों आई हैं? मेरे शब्द सुनते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। वह बिना कुछ कहे कमरे में घुसी और सीधे बेडरूम की ओर चली गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने सो रही मेरी दोनों बेटियों को उठा लिया और सामने वाले कमरे में ले गई। बच्चे जाग गए, लेकिन डर के कारण मैंने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद होटल का स्मार्ट रोबोट उसके लिए हैंगओवर की दवा लेकर आया, लेकिन उसने दरवाजा खोलकर भी उसे लेने से इनकार कर दिया। उसकी हालत ठीक लगने पर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं अपने छोटे बेटे को गले लगाकर सो गया। अगली सुबह मैं बेटे को लेकर दोनों बेटियों को लेने गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। रिसेप्शन से पता चला कि वह सुबह सुबह बच्चों को लेकर जा चुकी थी। जल्द ही मुझे पता चला कि उसने बच्चों को लेकर अस्पताल का दौरा किया था। इंटरनेट पर वायरल तस्वीर में वह अस्पताल के बेड पर लेटी थी और आंखों में आंसू लिए बच्चों को देख रही थी। पूरी दुनिया उनके दोबारा मिलन को एक खूबसूरत प्रेम कहानी बता रही थी, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराया। मैंने 2 साल पहले भी यह सब सहा था। अब मेरे लिए वह सिर्फ मेरे बच्चों की मां थी। मेरे बेटे ने मेरा चेहरा पकड़कर प्यार से चूमा और कहा, पापा, मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगा। मैंने उसे कसकर गले लगाया और कहा, पापा भी हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। इसके बाद उसने अपने परिवार की ताकत के सहारे खुद को मजबूत कर लिया, जबकि मेरा एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चों को वापस पाना। मैंने घर पर नर्स और बॉडीगार्ड लगाए और तुरंत वकील से संपर्क किया। मुझे पता था कि अगर मैं हार गया तो शायद जिंदगी भर अपने बच्चों को नहीं देख पाऊंगा। उधर उसके ऑफिस में सचिव ने बताया कि मेरा वकील आ चुका है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने मेज पर उंगली थपथपाते हुए कहा, क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या करना है? और इंटरनेट से वो सारी खबरें तुरंत हटाओ। उसके बाद वह कुर्सी पर बैठी और हमारी पुरानी पारिवारिक तस्वीर को देखने लगी। तस्वीर में हमारा पूरा परिवार 6 साल पहले मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में क्या चल रहा था, मैं समझ नहीं पाया। वकील से मिलने के बाद मेरा मन थोड़ा हल्का था। घर लौटते समय मैंने बाहर वहीं काली मेबैक खड़ी देखी। मैं अंदर चला गया और बच्चों से फोन पर बात करने लगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर जाते ही उस कार की पिछली खिड़की थोड़ी खुली और अंदर बैठी वही औरत मुझे चुपचाप देख रही थी। अगले दिन शाम मैं बच्चों के स्कूल पहुंचा। वहां वह और उसकी प्रेमिका भी मौजूद थीं। मुझे देखते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। मैं भी उसे नजरअंदाज कर बच्चों की तरफ देखने लगा। तभी दोनों बेटियां बाहर आईं। बड़ी बेटी ने मुझे देखते ही खुशी से दौड़कर कहा, पापा, आप यहां कैसे? मैंने उसे गले लगाया और कहा, पापा, तुम्हें लेने आए हैं, घर चलोगी? वो खुशी से बोली, हाँ हाँ। छोटी बेटी मेरी तरफ उम्मीद से देखती रही, लेकिन मैंने उसे नहीं बुलाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने दुखी होकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी। पापा के दिल में सिर्फ दीदी और छोटा भाई हैं। बड़ी बेटी ने उसे बहुत समझाया। तब वह मेरे साथ चलने को तैयार हुई। तभी पीछे से उसकी ठंडी आवाज आई, बच्चों को कहां ले जा रहे हो? मैंने शांत होकर कहा, तुमने खुद कहा था कि मैं जब चाहूं बच्चों से मिल सकता हूं। आज मैं उन्हें घर ले जाकर खाना खिलाना चाहता हूं। लेकिन उसकी प्रेमिका तुरंत आगे बढ़ी और बोली, आज नहीं। आज रात बच्चे हमारे साथ मेरे परिवार के घर जाएंगे, इसलिए बच्चों को हमें वापस दे दीजिए। मैं मुस्कुराया, शुभ रात्रि। अगर सौतेला पिता बनना है तो पहले तुम उससे शादी कर लो। उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम ठीक से बात कर सकते हो? मैं ठंडे स्वर में बोला, मैंने कब ठीक से बात नहीं की, बस तुम्हें सच सुनना पसंद नहीं। फिर मैंने अपनी बेटी टिंगटिंग से पूछा, तुम मम्मी के साथ जाओगी या पापा के साथ घर जाकर भाई के साथ खाना खाओगी?
उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं पापा के साथ जाऊंगी। उसने अपनी मां से कहा, मम्मी, आपने ही तो कहा था कि अपनी सच्ची इच्छा बतानी चाहिए। मैं पापा और भाई के साथ खाना चाहती हूं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। आप जलना मत। उसकी मां गुस्से में मुझे देखती रही और आखिर में सिर्फ हूं कहा। उसके पास खड़ा वह आदमी बहुत खुश था। वह शायद मेरे जाने के बाद उसके साथ अकेला समय बिताना चाहता था। लेकिन तभी उसे एक फोन आया। उसने उसका हाथ हटाते हुए कहा, वांग अंकल, जिस काम के लिए आपने कहा था, मेरे सेक्रेटरी से बात कीजिए। आपने पहले मेरी मदद की थी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। इतना कहकर वह कार में बैठकर चली गई। वह आदमी गुस्से में फोन निकालकर बोला, दाग वाले अंकल, मैं बाधान बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा है। घर लौटते समय मैं टिंगटिंग से बातें कर रहा था। दूसरी बेटी शियाओयू चुप थी और मुझे उम्मीद से देख रही थी, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया। घर पहुंचते ही मेरा बेटा बोयुआन दौड़कर आया और दोनों बहनों से लिपट गया। तीनों बच्चों को साथ देखकर मेरा दिल खुश हो गया। काश यह दिन हमेशा ऐसा ही रहता। रात को मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। नई इंस्टेंट कैमरा देखकर मैंने नौकर से हमारी तस्वीरें खींचने को कहा। मैं बोयुआन को गोद में लेकर बीच में बैठा और दोनों बेटियां मेरे पास आ गईं। 1, 2, 3 तस्वीरें निकलने लगीं, लेकिन तभी मैंने देखा कि हर तस्वीर के पीछे उसकी मां खड़ी थी। पता ही नहीं चला कि वह कब दरवाजे पर आ गई। टिंग टिंग खुशी से चिल्लाई, मम्मी! वह अंदर आई और बोली, मम्मी तुम्हें लेने आई है। बच्चों ने उसे तस्वीरें दिखाईं। टिंग टिंग ने कहा, मम्मी, आप भी हमारे साथ फोटो खिंचवाओ। शियाओयू ने तुरंत कहा, मुझे पापा, मम्मी, दीदी और भाई के साथ फोटो चाहिए। मेरे दिल को झटका लगा। मैंने पूछा, तुमने अभी क्या कहा? वो बोलने वाली थी कि मैंने रोक दिया। तुम कुछ मत बोलो। तभी बोयुआन उसकी तरफ बढ़ा और उसकी गोद में चला गया। उसने उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने का इशारा किया। टिंग टिंग ने बहन से कहा, पापा चाहते हैं कि तुम उन्हें पापा बुलाओ। बोयुआन भी तालियां बजाकर बोला, पापा। आखिर शियाओयू ने हिम्मत करके मुझे देखा और धीरे से कहा, पापा। मेरे दिल में तूफान उठ गया, लेकिन मैंने सिर्फ हूं कहा। तभी कैमरे की क्लिक हुई और पहली तस्वीर निकल आई। टिंग ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पापा, एक और फोटो। मैं मना करना चाहता था, लेकिन उसकी मासूम आंखों के सामने मान गया। अगली तस्वीर देखते ही बोयुआन ने उसकी मां की तरफ इशारा करके कहा, आंटी बदसूरत हैं। पूरा कमरा शांत हो गया। तीनों बच्चे उसे हंसाने के लिए अजीब अजीब चेहरे बनाने लगे। वो पहली बार इतनी असहज दिख रही थी। उसने बोयुआन को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपने बेटे को ले जाओ। लेकिन बोयुआन रोते हुए उसकी गर्दन से लिपट गया। पापा, आंटी ने मुझे डांटा। उसने नरम होकर कहा, मैंने तुम्हें नहीं डांटा। बोयुआन बोला, तो आंटी मुस्कुराओ। वह मजबूरी में मुस्कुराई। बच्चा तुरंत खुश हो गया। कुछ देर बाद बोयुआन खड़ा हुआ, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। मैं और उसकी मां दोनों उसे पकड़ने दौड़े, मगर उसने पहले उसे पकड़ लिया। बोयुआन ने उसके गाल पर किस करके कहा, धन्यवाद आंटी। मैंने हाथ बढ़ाया, बोयुआन पापा के पास आओ। लेकिन उसने मुझे धक्का देकर दोनों बहनों को मेरी गोद में भेज दिया और खुद उसकी गोद में बैठा रहा। आखिर बच्चों की जिद के कारण हमने साथ में कई तस्वीरें खिंचवाईं। फोटो बांटते समय बोयुआन ने अपनी एक तस्वीर चुनी और उसे देते हुए कहा, आंटी, ये आपके लिए। उसने तस्वीर ले ली, लेकिन अगले ही पल तस्वीर देखते ही उसकी नजरें जम गईं। तभी मेरी नजर सामने पड़ी तस्वीर पर गई। वह तस्वीर बिल्कुल 5 लोगों की पारिवारिक फोटो जैसी लग रही थी। बोयुआन उसकी गोद में मासूमियत से मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उसकी नजरें मुझ पर थीं। मैं दोनों बेटियों को पकड़े हुए था और हम तीनों की मुस्कान बिल्कुल एक जैसी थी। बेटा अपनी बहनों के पास लौट आया तो मैंने कहा, माफ करना, बोयुआन बचपन से चीजें बांटना पसंद करता है। बुरा मत मानना, बाद में उसके ध्यान न देने पर तस्वीर फेंक देना। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। तुम्हें लगता है मैं बच्चों की चीजें यूं ही फेंक दूंगी? वह मेरे बहुत करीब आ गई। उसकी जानी पहचानी खुशबू से मेरा दिल एक पल को कांप गया और मैं 2 कदम पीछे हट गया। मैंने समय देखा और बच्चों से कहा, चलो अब घर जाना है, मम्मी को बाएं बोलो। टिंग टिंग ने पूछा, मम्मी, क्या हम आज यहां रुक सकते हैं? उसने सख्ती से कहा, नहीं। बच्चियां उदास हो गईं। मैंने तीनों को गले लगाकर समझाया,
पापा, कल फिर तुम्हें स्कूल से लेने आएंगे। ये सुनकर बच्चे आखिर मान गए, लेकिन तभी उसने मेरे पीछे से कहा, तुम्हें लगता है इससे तुम बच्चों की कस्टडी ले लोगे? मैंने शांत होकर कहा, मैं सिर्फ बच्चों के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूं। वह ठंडी आवाज में बोली, तुमने दूसरी औरत से बेटा पैदा कर लिया, फिर मेरे बच्चों को क्यों याद कर रहे हो? इंसान को लालची नहीं होना चाहिए। उसकी बात मेरे दिल में चुभ गई। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे स्टडी रूम में ले गया। मैं गुस्से में बोला, बच्चे बीमार पड़े तो अस्पताल कौन ले गया? 4 साल तक उनकी देखभाल किसने की? तुमने सिर्फ 2 साल मां बनने के बाद उन 4 सालों को भूल दिया? बच्चों के जन्मदिन पर बाहर कौन रहता था? स्कूल की एक भी पेरेंट मीटिंग में कौन नहीं आया? तुम। वह चुप हो गई और फिर धीमे स्वर में बोली, अगर तुम्हें इतनी परवाह थी तो तलाक लेते समय कस्टडी क्यों छोड़ दी? मैं कड़वा हंसा, क्योंकि मैं एक अनाथ था। तुम्हारे जैसे बड़े परिवार के वारिस से कैसे लड़ता? वह बोली, तो तलाक ही मत लेते। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तलाक बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं लिया था। मैंने तलाक तुमसे छुटकारा पाने के लिए लिया था। मुझे तुम नहीं चाहिए। उसके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ पल बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों की कस्टडी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैंने पूछा, तो तुम कस्टडी कब दोगी? उसने साफ कहा, कभी नहीं। मैं अपने बच्चों को किसी दूसरी औरत को मां कहते नहीं सुनूंगी। मैंने जवाब दिया, तुम नहीं चाहती कि वे किसी और को मां कहें, और मैं नहीं चाहता कि वे किसी और को पिता कहें। वह तुरंत गुस्से में बोली, मैंने कब उन्हें किसी और को पिता कहने दिया? मैंने बहस छोड़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन तभी बाहर से तीनों बच्चे अंदर गिर पड़े। हम दोनों की नजरें उन पर टिक गईं। बोयुआन ने तुरंत मेरा पैर पकड़कर पूछा, पापा, कैंडी खाओगे? दोनों बेटियां सीधी खड़ी होकर बोलीं, मम्मी, हम तैयार हैं। मैं बोयुआन को लेकर बच्चों को बाहर छोड़ने गया, लेकिन कार निकलते ही मुझे बेटियों के रोने की आवाज सुनाई दी। टिंग-टिंग दौड़कर बाहर आई और रोते हुए बोली, पापा, मम्मी बेहोश हो गई हैं। सेक्रेटरी घबराकर बोला, मैडम ने 2 दिन से ठीक से आराम नहीं किया, आप उन्हें बचा लीजिए। मैं तुरंत उन्हें अंदर ले गया। 10 मिनट बाद वह होश में आई तो उसकी नजर सबसे पहले मुझ पर पड़ी। दोनों बेटियां रोती हुई उसके पास दौड़ीं। मम्मी! उसने बच्चों के चेहरे छूकर कहा, मम्मी ने तुम्हें डरा दिया है ना? टिंग-टिंग ने मेरी तरफ देखकर पूछा, पापा, मम्मी अब ठीक है? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, उन्हें आराम चाहिए, तुम दोनों सो जाओ। मैं बच्चों को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद करते समय मेरी और उसकी नजरें एक पल के लिए मिलीं, फिर हम दोनों ने नजरें हटा लीं। थोड़ी देर बाद परिवार के डॉक्टर ने जांच करके हैरानी से कहा, इस बार उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। उनका इलाज किस विशेषज्ञ ने किया? तभी मुझे पता चला कि वह पहले भी अचानक बेहोश हो चुकी थी। तीनों बच्चों को सुलाने के बाद मैं सिर दर्द कम करने वाली खुशबू लेकर उसके कमरे में गया। सेक्रेटरी ने दरवाजा खोला। मैंने उसे सामान दिया और कहा, इसे जला देना, इससे सिरदर्द कम होगा। वह बोला, क्या आप अंदर जाकर मैडम को देखेंगे? मैंने ठंडे स्वर में कहा, जरूरत नहीं। लेकिन तभी उसने वह सामान वापस मेरे हाथ में रख दिया और बोला, बच्चों के लिए ही सही, आप उनकी देखभाल कर लीजिए। अंदर से उसकी गुस्से भरी आवाज आई, सेक्रेटरी! सेक्रेटरी तुरंत भाग गया। मैं मजबूरी में कमरे में गया, खुशबू बिस्तर के पास रखी और बिना करीब गए वापस मुड़ गया। पीछे से उसकी आवाज आई, धन्यवाद। मैंने पलटकर नहीं देखा। बच्चों को धन्यवाद देना, अगर वे नहीं होते तो शायद मैं तुम्हें बचाता भी नहीं। उसने कड़वी आवाज में कहा, अगर मैं मर जाती तो बच्चों की कस्टडी तुम्हें मिल जाती। मैं किसी बीमार इंसान से बहस नहीं करना चाहता। मैं दरवाजा खोलकर चला गया। पीछे वह बिस्तर पर बैठी मेरी तरफ देखती रही और धीरे से बुदबुदाई, ये चेन, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वह निकलते ही मैंने देखा कि वह गेस्ट रूम से बाहर आ रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात थी कि मेरी दोनों जुड़वां बेटियां उसकी एक एक टांग पकड़े खड़ी थीं, जबकि मेरा बेटा बोयुआन उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, आंटी, गोद में लो। अगले ही पल उसने सच में बोयुआन को गोद में उठा लिया। मेरा दिल डूब गया। बोयुआन की असली पहचान मेरा सबसे बड़ा राज थी। मैं तुरंत दौड़ा और लगभग उसके हाथों से बेटे को छीन लिया। मेरी इस जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। उसकी नजरें बोयुआन के चेहरे पर टिक गईं, जैसे वह किसी चीज की तुलना कर रही हो। मैंने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया
और बच्चों को लेकर सीधे रेस्तरां चला गया। किंडरगार्टन पहुंचते ही बोयुआन सोशल स्टार बन गया। वह गर्व से दोनों बहनों का हाथ पकड़कर हर बच्चे से उनका परिचय कराता। कोई उसे प्यारा कहता तो वह अपने बैग से कैंडी निकालकर सबको बांट देता। अपने बैग में इतनी सारी टॉफियां वह सिर्फ अपनी बहनों के लिए लेकर आया था। उसे बहनों की दोस्ती की रक्षा करते देखकर मेरा दिल पिघल गया। गुस्सा भी आया और हंसी भी। दोनों बेटियों को छोड़कर मैं बेटे के साथ घर लौटने वाला था, तभी बोयुआन ने मेरा हाथ छुड़ाया और उसकी मां की तरफ दौड़ गया। वह उसके सामने बैठी तो बोयुआन ने उसके गाल पर एक जोरदार किस कर दी। वह पूरी तरह जम गई, जबकि बोयुआन ऐसे वापस आया जैसे उसने कोई जरूरी काम पूरा कर लिया हो। शाम को मैं उसे लेने फिर किंडरगार्टन पहुंचा। इस बार बोयुआन सीधे शियाओयू की गोद में कूद गया। वह खुशी से चिल्लाई, भाई! उन दोनों को साथ देखकर मेरे दिल में गर्माहट भर गई। लेकिन तभी मेरी नजर एक चमकती लाल स्पोर्ट्स कार पर पड़ी। अंदर वही आदमी बैठा था जो हमें जहरीली नजरों से घूर रहा था। रात को बच्चों को लेने वह आई तो मैंने टिंग टिंग के हाथ उसके लिए शांत करने वाली खुशबू भेज दी। मैं बस नहीं चाहता था कि बच्चे उसे दर्द में देखें। अगली शाम टिंगटिंग ने मुझे एक मखमली डिब्बा दिया। पापा, मम्मी ने आपके लिए भेजा है। अंदर एक महंगी नीली हीरे वाली घड़ी थी। मैं फिर मुस्कुराया। शादी के 5 सालों में उसने मुझे जो भी उपहार दिए सभी एक ही डिजाइनर के थे, बिल्कुल उसके ग्राहकों के उपहारों जैसे। शायद उसकी नजर में मैं पति नहीं, सिर्फ बिजनेस पार्टनर था। मैंने घड़ी रख ली। कम से कम अब हमारा हिसाब बराबर था। तभी शियाओयू मेरे पास आई। उसके हाथ में भी एक छोटा डिब्बा था। उसने शर्माते हुए कहा, पापा। ये एक शब्द सुनने के लिए मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। डिब्बे के अंदर उसके हाथ से बनाई हुई एक छोटी सी कंगन थी। पापा, यह माफी का तोहफा है। उसकी घबराई आंखों को देखकर मेरा दिल पिघल गया। ठीक है, पापा ने तुम्हें फिलहाल माफ किया, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। वह तुरंत मेरी गोद में कूद पड़ी। उसकी खुशी किसी भी खिलौने से ज्यादा कीमती थी। शुक्रवार को मैं तीनों बच्चों को लेकर रेस्तरां गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही मेरी नजर एक चुभने वाले दृश्य पर पड़ी। वह उसी आदमी और उसके परिवार के साथ बैठी हंस रही थी। शियाओयू ने उत्साह से कहा, दीदी देखो, वो मम्मी है। लेकिन टिंग टिंग ने मेरी गोद में बैठे बोयुआन को और कसकर पकड़ लिया। मैंने उसे दिलासा दिया, बोयुआन को पापा सबसे ज्यादा पसंद है। हम आगे बढ़ गए। उसकी मेज के पास से गुजरते हुए मुझे शादी की तारीख तय करने जैसी बातें सुनाई दी। मैंने फिर भी बिना पीछे देखे आगे कदम बढ़ा दिए। खाने के बाद उसकी कार बाहर खड़ी थी। उसने कहा कि इस सप्ताहांत दोनों बेटियां उसके साथ पुराने घर जाएंगी। मैं उन्हें कार में बैठते हुए देखता रहा और फिर बेटे को लेकर चुपचाप चला गया। अगले पूरे हफ्ते मैंने बच्चों की कस्टडी के लिए सबूत जुटाए। बच्चे भी मुझ पर ज्यादा निर्भर होने लगे थे, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। मैंने सोचा, अगर इस बार केस हार भी गया तो क्या हुआ? अगर वह उस आदमी से शादी कर लेगी तो उसकी इच्छा जल्दी बच्चा पैदा करने की होगी। जब उसके अपने बच्चे होंगे तब मेरे लिए मौका जरूर आएगा। मैंने यही बात अपने दोस्त लाओगुई को बताई। वह हैरान रह गया। ये चेन, तुम सच में अपनी एक्स वाइफ और उसके प्रेमी की शादी का इंतजार कर रहे हो? वह लिफ्ट में वीडियो कॉल कर रहा था और उसे पता ही नहीं था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। तभी फोन में बोयुआन की आवाज आई। लाओगुई ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह सामने खड़ी थी। मिस्टर। लाओगुई समझ गया कि अब मुसीबत हो चुकी है। उसी रात उसकी काली कार मेरे घर के नीचे आकर रुकी। बोयुआन ने खिड़की से उसे देखा और खुश हो गया। जब मैं नहा रहा था, वह छोटा सा स्टूल लेकर खुद लिफ्ट से नीचे चला गया। वह जाने वाली थी कि तभी दरवाजा खुला और बोयुआन दौड़कर आया। उसने उसका सिर पकड़कर गले लगाया और गोद में उठाने के लिए हाथ फैलाए। गोद में आते ही उसने कार की पिछली सीट की तरफ देखा और पूछा, दीदी? उसने अपनी जैकेट उतारकर बोयुआन को ढकते हुए कहा, दीदी घर पर है? बोयुआन ने आंखें झपकाईं। आंटी मुझे देखने आई हैं? वह जवाब देती, उससे पहले ही बोयुआन ने उसके गाल पर किस कर दी और मुस्कुरा दिया। उधर मैं नहाकर बाहर आया तो बोयुआन गायब था। बोयुआन? मैंने कैमरा चेक किया और देखा कि वह खुद लिफ्ट से नीचे गया था। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैं बिना जैकेट पहने ही नीचे भागा। वहां मैंने उसे गोद में लिए खड़ी देखा। मेरा तनाव तुरंत कम हुआ और मेरे पैर कमजोर पड़ गए। अगर उसने मुझे पकड़ नहीं लिया होता तो मैं गिर जाता। मैंने कांपते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा।
ठंडी हवा से मेरी बाहें कांपने लगीं। उसने गुस्से में पूछा, बोयुआन, तुम्हें अकेले नीचे आने किसने दिया? मैं बेटे को वापस लेना चाहता था, लेकिन उसने नाराज होकर कहा, इस तरह खींचोगे तो बच्चा गिर सकता है। आखिर उसने एक हाथ में बोयुआन को पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़कर हमें घर के अंदर ले गई। बोयुआन मेरी गोद में आकर बोला, पापा, डरो मत। मैंने सख्त चेहरा बनाया तो वह तुरंत सिर आकर बोला, सॉरी पापा। मेरा दिल फिर नरम पड़ गया। पापा की भी गलती थी, मुझे तुम्हें अकेले कमरे में नहीं छोड़ना चाहिए था। बोयुआन ने सिर हिलाया और उसके कपड़ों की तरफ इशारा करके बोला, आंटी नीचे थी। बोयुआन दीदी को लेने गया था। मेरी आंखें नम हो गईं। अगली बार अकेले बाहर नहीं जाना, पापा को बहुत चिंता होती है, समझे? उसने मासूमियत से सिर हिला दिया। फिर मैंने उसकी मां से पूछा, इतनी रात को यहां क्यों आई हो? उसने कहा, मैं भूल गई थी कि दोनों बच्चे आज यहां नहीं हैं। मैं हैरान रह गया। यह बहाना बहुत खराब था। बोयुआन ने भी तुरंत उसकी तरफ देखा और बोला, आंटी, आप बच्चे से झूठ बोल रही हो। अभी तो आपने कहा था दीदी घर पर है, अब कह रही हो आपको पता ही नहीं कि दीदी यहां नहीं है। वह एक पल के लिए शर्मिंदा हुई, फिर बोयुआन के बाल सहलाते हुए बोली, इस सप्ताहांत सुबह आंटी तुम्हारी दीदी को तुम्हारे साथ खेलने के लिए भेज देंगी। बहन का नाम सुनते ही बोयुआन तुरंत खुश हो गया। उसने 2 उंगलियां उठाकर पूछा, 2 दिन? उसकी मां ने हां में जवाब दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मैं भी उसे देखने लगा। मतलब साफ था, अब उसे जाना चाहिए। उनके जाने के बाद मैं बोयुआन को लेकर ऊपर चला गया। बच्चा मेरी गोद में सिर रगड़ते हुए बोला, बोयुआन को पापा पसंद है। उसे सुलाने के बाद मैंने कमरे का कैमरा खोला। उसमें मैंने देखा कि बोयुआन खुद कमरे से निकलकर उसकी मां के पास गया था और बिना किसी झिझक के गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था। मेरे मन में सवाल उठा, क्या यही खून का रिश्ता है? उसे पता भी नहीं कि वह उसकी मां है, फिर भी वह उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। सप्ताहांत की सुबह बोयुआन सोफे पर बैठकर दरवाजे को देख रहा था। वह बार बार पूछता, दीदी अभी तक नहीं आई? मैंने उसे गोद में लेकर कहा, जल्दी मत करो, पापा फोन करके पूछते हैं। लेकिन बच्चों का फोन नहीं लगा। आखिर मैंने वह नंबर मिलाया जिसे मैं दिल से जानता था। फोन उठाते ही उसकी आवाज आई। मैंने पूछा, तुमने बोयुआन से आज बच्चों को भेजने का वादा किया था? वह कुछ पल चुप रही और बोली, माफ करना, मैं भूल गई थी। मुझे डॉक्टरों की आवाज सुनाई दी तो मैं घबरा गया। क्या बच्चे अस्पताल में हैं? उसने बताया, नहीं, वांगडान का एक्सीडेंट हुआ है। मैं दोनों बेटियों को उससे मिलने अस्पताल लाई हूं। मैंने राहत की सांस ली और पूछा, तो बच्चों को कब भेजोगी? अगर तुम व्यस्त हो तो मैं खुद लेने आ सकता हूं। उसने कहा, आज नहीं हो पाएगा। दोनों बेटियां मेरे साथ वांग परिवार जाएंगी। कल सुबह भेज दूंगी। मेरे पास खड़े बोयुआन का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने फोन की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, आंटी झूठी हैं। फिर वह मेरी गोद से उतरकर ऊपर भाग गया। मैं तुरंत उसके पीछे गया। बहुत देर तक रोने के बाद वह मेरी गर्दन से चिपककर सो गया। नीचे आने के बाद मैंने फोन उठाया। वह अभी भी लाइन पर थी। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, अगर नहीं कर सकती तो बच्चों से वादा मत किया करो, और फोन काट दिया। दूसरी तरफ उसके दिमाग में सिर्फ बोयुआन की आवाज घूम रही थी, आंटी झूठी हैं। अगले ही पल उसने अस्पताल में मौजूद लोगों से विदा ली। वांग डान ने पूछा, तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? उसने सिर्फ कहा, माफ करना, मैंने बच्चे से एक वादा किया था, अब मुझे उससे माफी मांगनी है। 1 घंटे बाद वह दोनों बेटियों के साथ मेरे घर पहुंची, लेकिन मैं बोयुआन को लेकर बाहर जा चुका था। उसने मुझे फोन किया मगर मेरा फोन बंद था। उसने सेक्रेटरी से मेरा पता लगाने को कहा। उधर मैं बोयुआन को बच्चों के मनोरंजन पार्क में लेकर गया था। हमने कई खेल खेले, लेकिन उसका मन फिर भी उदास था। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने मेरी गोद में कहा, पापा, दीदी मुझे पसंद नहीं करती। मेरा दिल दुखा। मैंने उसे और खिलाया पिलाया और कई खेल खिलाए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। लेकिन पार्क से बाहर निकलते ही सामने उसकी मां दोनों बेटियों के साथ खड़ी थी। टिंग टिंग खुशी से हाथ हिलाकर बोली, भाई। इस बार बोयुआन उनके पास नहीं गया। उसने मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली और चेहरा मेरे कंधे में छिपा लिया। मैंने पूछा,
दीदी को देखकर खुश नहीं हो? उसने धीरे से कहा। खुश हूं, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ उसकी मां को देख रही थीं और पहले जैसी खुशी गायब थी। घर पहुंचकर बोयुआन अपने पसंदीदा खिलौने के साथ चुपचाप बैठ गया। उसकी मां उसके पास आई। बोयुआन, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा खिलौने में छिपा लिया। वह उसके पास बैठकर बोली, आंटी की गलती थी। फिर उसने पहले से खरीदा हुआ तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया। बोयुआन ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा और कहा, आंटी झूठी हैं। उसका दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने बोयुआन को गोद में लेकर कहा, आंटी अब कभी बच्चे से वादा नहीं तोड़ेंगी। बोयुआन ने उसकी बात मान ली और कुछ ही देर में अपनी दोनों बहनों के साथ तोहफा खोलने लगा। मैं दूध की बोतल लेकर आया और बेटे को अपने पास बुलाया। फिर मैं उसे लेकर स्टडी रूम में गया और उससे सीधे कहा, आगे से बेटियां आएंगी तो मैं उनके आने जाने का इंतजाम कर दूंगा। आपको बार बार आने की जरूरत नहीं। मेरी नजर उसके माथे के छोटे से तिल पर पड़ी। शादी के 5 सालों में मैं उस जगह को अनगिनत बार चूम चुका था, लेकिन अब वह सिर्फ एक पुरानी याद थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर बच्चों के लिए कोई और योजना हो तो पहले मुझे बता देना। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा फिर से उम्मीद करके निराश हो। बोयुआन बहुत आसानी से लोगों पर भरोसा करता था। उसे अपनी बहनें पसंद थीं, इसलिए शायद वह उसकी मां को भी पसंद करने लगा था। लेकिन मैं डरता था कि अगर उसे पता चल गया कि बोयुआन उसका खोया हुआ बेटा है तो बच्चों की कस्टडी की लड़ाई और भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मुझे उसे अपने बच्चों से दूर रखना था। वह कुछ सफाई देने लगी, लेकिन मैंने रोक दिया। आपकी अपनी वजहें हैं, लेकिन मैं बोयुआन का पिता हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरा बेटा दुखी ना हो। वह गुस्से में कमरे से निकल गई। रात को दोनों बेटियां तकिए लेकर मेरे साथ सोने आ गईं। मैंने उन्हें कहानी सुनाई और धीरे धीरे पूरा घर शांत हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर से थोड़ी दूर एक काली कार अब भी खड़ी थी। उसके अंदर वही महिला बैठी थी। उसका सिर दर्द से फट रहा था और वह दिन में मेरे सामने अपना नियंत्रण खो देने की बात सोचकर खुद से परेशान थी। अगले दिन मैं तीनों बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने ले गया। मैंने उन्हें एक जैसे भाई बहन वाले कपड़े पहनाए थे। बच्चों को खुश देखकर मेरा मूड भी अच्छा था। लेकिन रात को रेस्टोरेंट में अचानक मेरी मुलाकात फिर उससे हो गई। उसके पीछे वही वांगडान था जो कल ही दुर्घटना का शिकार हुआ था। उसने लाल सूट पहन रखा था। मेरी बेटियों ने उसे देखा तक नहीं और मेरे साथ सीधे आगे बढ़ गईं। मैं बच्चों को लेकर अपने बुक किए हुए कमरे की तरफ जा रहा था। तभी रेस्टोरेंट के बगीचे से गुजरते समय अचानक एक आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वह एक महिला का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसने उसका फोन छीनकर उसमें मौजूद तस्वीरें डिलीट कर दी। महिला गुस्से में बोली, तुम कौन होती हो मेरे काम में दखल देने वाली? उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं शियुआन ग्रुप की मुशिनवान हूं। फिर उसने कहा, मेरी बेटियां उसे पापा बुलाती हैं। अब बताओ, क्या मैं दखल दे रही हूं? महिला का चेहरा सफेद पड़ गया। अगले ही पल उसने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि वह दर्द से चीख उठी। कोई और कॉपी है? महिला ने घबराकर सिर हिला दिया। तो फिर दोबारा मेरे बच्चों को निशाना मत बनाना। महिला डरकर वहां से भाग गई। वांगडान ने मौका देखकर पूछा, वानवान, क्या तुम और ये चेन फिर से साथ आ गए? उसने जवाब दिया, नहीं, वह सिर्फ मेरी 2 बेटियों के पिता हैं। वांगडान ने फिर कहा कि मेरी बेटी भी चाहती है कि वह उसका पिता बने। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। आगे से ऐसा मत कहना, उनके पिता हैं और उनके पिता उनसे प्यार करते हैं। यह कभी नहीं बदलेगा। वह वहां से चली गई और वांगडान गुस्से में वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर ने मुझे पूरी घटना की जानकारी दी। मैंने वीडियो देखा। उसमें वह मेरे लिए खड़ी थी और वांगडान के करीब आने से भी बच रही थी। मेरे हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक एक पल के लिए रुक गई, लेकिन मैंने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वीडियो बंद कर दिया। यह रेस्टोरेंट असल में मेरा था, यह बात किसी को पता नहीं थी। मैंने बच्चों के साथ खाना जारी रखा। बड़ी बेटी अपने भाई और बहन के लिए खाना परोस रही थी। बोयुआन भी बहुत प्यारा बनकर अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। खाने के बाद मैं दोनों बेटियों को वापस भेजने बाहर आया। वहां वह और वांगडान कार के पास खड़े थे। वांगडान ने जानबूझकर आवाज लगाई, बच्चों, जल्दी आओ, मैं और मम्मी तुम्हें घर ले जाने आए हैं। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बेटियां बोयुआन को गले लगाकर बोलीं, भाई, अगले सप्ताह फिर मिलने आएंगी। तभी उसने मुझे रोक लिया और बोयुआन के लिए एक लोमड़ी वाला खिलौना निकालकर कहा, आंटी ने तुम्हारे लिए खरीदा है, पसंद है?
बोयुआन ने सिर्फ एक नजर डाली और सिर हिला दिया। धन्यवाद आंटी, मुझे नहीं चाहिए। वह तुरंत मेरी गोद में छिप गया। मैं समझ गया कि उसे कार में बैठे उस आदमी की वजह से असहज महसूस हो रहा था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए ये चीजें खुद खरीद सकता हूं। आप इसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखिए। उसका चेहरा बदल गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने उसकी सफाई नहीं सुनी और बच्चों को लेकर वहां से चला गया। तभी दोनों बेटियां अचानक कार से उतरकर उसके पास गईं। मम्मी, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। उसने दोनों को कार में बैठा लिया। वांग डान अंदर ही अंदर गुस्से से मुट्ठियां भींचता रहा। दोनों कारें आगे बढ़ीं। अचानक सामने एक भयानक धमाका हुआ। एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। बेटी ने खिड़की से देखते ही चीखकर कहा, मम्मी, वो पापा की कार है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने बच्चों को कार में ही रुकने को कहा और खुद दुर्घटना की तरफ दौड़ पड़ी। कई लोगों की आवाजें आ रही थीं। कार तो पूरी तरह कुचल गई है, अंदर कोई जिंदा नहीं बचा होगा। यह सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए। दूसरी तरफ वांग डान के चेहरे पर छिपी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। यह चेन आखिर मर गया, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन उसे सबसे ज्यादा जलन इस बात की थी कि वह महिला मेरी मौत की खबर सुनते ही पूरी तरह टूट गई थी। अचानक वह दर्द से अपना सीना पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने घबराकर पूछा, यह चेन कहां है? सच बताने में सचिव झिझका, फिर बोला, सर, दुर्घटना वाली कार खाली थी, उसमें कोई नहीं था। उसकी सांस जैसे वापस लौट आई और वह फिर बेहोश हो गई। आधी रात को होश आने के बाद सचिव ने उसे निगरानी कैमरे की फुटेज दिखाई। सर, यह चेन दुर्घटना से पहले तीसरे सिग्नल के पास एक गली में कार से उतर गया था। उसके बाद वही खाली कार दुर्घटना वाली जगह पहुंची। वह स्क्रीन को घूरती रही। एक शराबी ड्राइवर, एक जुआरी और दो बड़े ट्रक, सब कुछ दुर्घटना जैसा दिख रहा था। लेकिन निगरानी फुटेज देखकर वह समझ गई, यह दुर्घटना नहीं थी। किसी ने जानबूझकर उस कार को निशाना बनाया था। उसने स्क्रीन पर मेरी कार की तरफ बढ़ते ट्रक को देखा और उसके हाथ धीरे धीरे कस गए। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, आखिर कौन मुझे मारना चाहता था? इसके बाद उसने परिवार की फोटो में मेरी तरफ देखा और ठंडे स्वर में आदेश दिया, पता करो शराबी ड्राइवर के बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं और क्या कोई उनकी मदद कर रहा है, और उस जुआरी को भी संभालो। सचिव ने तुरंत आदेश मान लिया। फिर उसने बताया कि अभी तक मेरा और बच्चों का पता नहीं चला है। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। अस्पताल से निकलते समय उसने उसी अस्पताल के एक कमरे की तरफ देखा और सचिव को वहां नजर रखने का आदेश दिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि दोनों बेटियां स्कूल नहीं गई थीं। टिंग-टिंग की आंखें लाल थीं। मम्मी, पापा का फोन नहीं लग रहा। उसने दोनों बच्चों को गले लगाकर समझाया और वादा किया कि सप्ताहांत में वह उन्हें मुझसे मिलाने ले जाएगी। बच्चों को नौकरानी के पास भेजकर वह अकेली हमारे पुराने कमरे में चली गई। वहां आज भी मेरे सारे कपड़े रखे थे। तलाक के बाद भी मैंने मायके से मिले पैसे में से 1 रुपया नहीं लिया था। 5 साल की शादी में मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था। उसने अचानक मेरी दी हुई एक नाइट ड्रेस उठा ली। वह हमारी एकमात्र जोड़ी वाली ड्रेस थी, लेकिन उसने उसे कभी पहना तक नहीं था। पुरानी यादों से उसका सिर दर्द करने लगा और वह बिस्तर पर सो गया। इसी बीच टिंग-टिंग ने अपना छोटा बैग तैयार किया। उसने अपनी बहन से कहा, तुम घर पर रहो, मैं पापा को ढूंढने जा रही हूं। वह चुपके से घर से निकली और अकेली मेरे घर पहुंच गई। नौकर ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गया। टिंग-टिंग ने कहा, मैं पापा और छोटे भाई से मिलने आई हूं। नौकर ने बताया कि मैं बेटे को लेकर बाहर गया हूं और उसे वापस घर भेजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर उसे अंदर बैठाया गया और तुरंत उसके घर खबर कर दी गई। यह सुनते ही उसकी मां बेहद परेशान होकर मेरे घर पहुंची। अंदर आते ही उसने सोफे पर रखा टिंग-टिंग का बैग देखा। फिर उसने मेरा कमरा खोला और देखा कि टिंग-टिंग मेरा तकिया पकड़कर रो रही थी। मम्मी, क्या पापा मर गए हैं? उसका गुस्सा तुरंत खत्म हो गया। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, नहीं, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। छोटी बहन भी बिस्तर पर आ गई और दोनों बहनें उसकी गोद में ही सो गईं। मेरे तकिए की खुशबू के बीच वह भी अनजाने में सो गई।
कुछ देर बाद नौकर ने ऊपर आकर यह दृश्य देखा और फोटो खींचकर मुझे भेज दिया। फोटो देखकर मैं परेशान हो गया। उस समय मैं अस्पताल में बीमार बोयुआन के पास था। मुझे सिर्फ यही लगा कि मेरे बिस्तर की चादर अब बदलनी पड़ेगी। तभी डॉक्टर ने बताया कि बोयुआन जाग गया है। मैं तुरंत उसके पास गया। मुझे देखते ही उसने हाथ फैलाकर कहा, पापा, गोद। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। पूरी रात की चिंता आखिर खत्म हुई। बहुत देर बाद वह मेरी गोद में सो गया। जब मैंने उसे बिस्तर पर रखने की कोशिश की तो उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। मुझे मजबूर होकर उसके साथ ही सोना पड़ा। दूसरी तरफ वह शाम को उठी। कई दिनों बाद उसे इतनी गहरी नींद आई थी कि उसका सिर दर्द भी गायब था। तभी उसे मेरी भेजी हुई आवाज सुनाई दी, टिंग टिंग, माफ करना, छोटा भाई बीमार है इसलिए पापा अस्पताल में है। फोन बंद था। जैसे ही वह ठीक होगा पापा उसे लेकर तुम्हारे पास आएंगे। आवाज सुनते ही टिंग खुशी से चिल्लाई, मम्मी, मुझे पापा की आवाज सुनाई दी। उसने वही आवाज कई बार सुनाई। दोनों बेटियों को यकीन हो गया कि मैं और बोयुआन सुरक्षित हैं। दोनों बच्चे मेरे घर रुकना चाहते थे। उसने कुछ देर सोचा और आखिरकार अनुमति दे दी। अगले कुछ दिनों तक वह हर रात बेटियों से मिलने मेरे घर आती और उनके सो जाने के बाद वापस चली जाती। मैंने 5 दिन अस्पताल में बेटे की देखभाल की। उसके पूरी तरह ठीक होने के बाद शुक्रवार शाम उसे लेकर घर लौटा। दरवाजा खुलते ही दोनों बेटियां दौड़कर आईं। पापा! मेरी आंखें भर आईं। मैंने चुपचाप आंसू पोंछे और उन्हें गले लगा लिया। बोयुआन भी तुरंत मेरी गोद से उतरकर अपनी दोनों बहनों के पास भाग गया। टिंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे यकीन करना चाहती हो कि उसका भाई सच में ठीक है। मैं सामान ऊपर रखने गया और बिस्तर देखकर नौकरों से चादर बदलवा दी। नीचे आया तो देखा वह तीनों बच्चों के साथ बैठकर खिलौनों से खेल रही थी। मुझे देखते ही तीनों बच्चे दौड़कर मेरे पास आए। मैंने तीनों को चूमा और उन्हें लेकर खाने की मेज पर बैठ गया। बोयुआन खुशी से खाना खा रहा था और अपनी बहनों की प्लेट में भी मांस रख रहा था। उस पल हम दोनों बच्चों के सामने बिल्कुल साधारण माता पिता जैसे लग रहे थे। लेकिन जाने से पहले उसने दुर्घटना के बारे में पूछा। मैंने कहा, जांच चल रही है। असल में मेरे मन में पहले से ही एक नाम था, वांगडान। उसने मेरी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम भी उसे ही शक कर रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, अगर सच में वही हो तो? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, लेकिन उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। उसकी बात ने मेरे मन का गुस्सा ठंडा कर दिया। मैंने सिर्फ कहा, तुम उस पर बहुत भरोसा करती हो। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैं वहां से चला गया। रविवार को मैं बच्चों को तुम्हारे घर भेज दूंगा। इसके बाद तुम यहां मत आना। अगले 2 हफ्तों तक हमने इसी तरह बच्चों को लेकर संतुलन बनाए रखा। स्कूल से लेने से पहले मैं उसे खबर कर देता और सप्ताहांत में बच्चे जहां जाना चाहते उन्हें जाने देता। बच्चे खुश थे, मैं भी खुश था। लेकिन वह महिला धीरे धीरे मेरे करीब आती, इस नई जिंदगी को देखकर बेचैन होने लगी। फिर एक दिन एक पार्टी में मेरी नजर उससे टकरा गई। मैं एक महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर के साथ हंसकर बात कर रहा था। तभी मुझे किसी की घूरती हुई नजर महसूस हुई। वह थी। उसकी नजर बार बार मेरे साथ खड़े उस आदमी पर जा रही थी। मैंने जानबूझकर एक कदम आगे बढ़कर अपने दोस्त को उसकी नजरों से छिपा दिया। उसके चेहरे पर पहली बार साफ दिखाई दे रहा था, उसे जलन हो रही थी। वहां मेरी दोस्त श्याओमेई ने मुझे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? मैंने बस सिर हिला दिया और उसके साथ बालकनी में चला गया। उसने मेरे पुराने एहसान के लिए धन्यवाद दिया और कहा, मेरे पति तुम्हें खुद धन्यवाद देना चाहते हैं। तुम हमारे लिए बहुत बड़े मददगार हो। फिर उसने कहा, समय मिले तो बोयुआन को लेकर सी देश आना। मेरी बेटी रोज अपने छोटे भाई को याद करती है। मैं मुस्कुराया, समय मिला तो जरूर आऊंगा। श्याओमेई के जाने के बाद मैं घर निकलने ही वाला था कि मू शिनवान ने मुझे रोक लिया। शराब के नशे में उसने पूछा, क्या वही तुम्हारी नई पत्नी है? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी नजर दूर खड़े वांगबाडान पर थी। उस हादसे की सच्चाई मुझे पता चल चुकी थी। वही उस दुर्घटना के पीछे था। अगर उस दिन बोयुआन को तेज बुखार न हुआ होता और मैं गाड़ी बदलकर लैब न गया होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। मैंने ठंडे स्वर में कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब? वो मेरे करीब आया और बोला,
क्या तुम्हें पता है कि उसका सीदेश में कोई और औरत है? मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, तो क्या हुआ? ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। वह गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर बोला, तुम जानते भी हो क्या कर रहे हो? मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुशिनवान, तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकती। वह और भड़क गई। मैंने भी पलटकर कहा, शादी के दौरान तुम दूसरे मर्दों के साथ खाना खा सकती थी, महंगे तोहफे दे सकती थी और उसे सिर्फ दोस्ती कह सकती थी। तुम कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं? तभी वांग बाड़ान वहां पहुंचा और बनावटी चिंता दिखाते हुए बोला, वानवान, तुम ठीक हो? तुमने मुझे उस प्रोफेसर से मिलवाने का वादा किया था। मैंने प्रोफेसर का नाम सुना तो मेरे दिल में एक झटका लगा, लेकिन मैंने सब छिपा लिया। मैं मुंह शिनवान के करीब झुका और धीमे से कहा, तो यही है तुम्हारी वो सिर्फ दोस्ती? फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बजाय श्याओमेई को चुनना पसंद करूंगा। अब शायद खुद से पूछो कि गलती किसकी है। मैं वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन अचानक खबर मिली कि मेरी दोनों बेटियां, ये टिंग और ये शियू, खाना खाने के बाद अस्पताल पहुंच गई थीं। मैं घर के कपड़ों और चप्पलों में ही अस्पताल भागा। वहां मू शिनवान और वांग बाडान पहले से मौजूद थे। स्कूल की प्रिंसिपल लगातार माफी मांग रही थी। कई बच्चे बीमार हुए थे, लेकिन मेरी दोनों बेटियों की हालत सबसे गंभीर थी। काफी देर बाद ऑपरेशन खत्म हुआ और दोनों बेटियों को बाहर लाया गया। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे और वे अभी भी बेहोश थीं। तभी वांग बाडान बच्चों के पास आने लगा। मैंने उसे रोक दिया। तुम्हारे शरीर से बहुत तेज परफ्यूम की गंध आ रही है। बच्चों की हालत में ये उन्हें परेशान करेगा। मुशिनवान ने भी उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन वह रोने का नाटक करते हुए बोला, मैं बच्चों को अपना ही समझता हूं, मुझे यहां से मत भेजो। मुशिनवान ने आखिरकार कहा, तुम्हारी चिंता समझती हूं, नीचे जाकर इंतजार करो। वांग बाडान जाते जाते मुझे घूर कर चला गया। जैसे ही वह लिफ्ट में पहुंचा, उसने तुरंत फोन किया, दाग वाले अंकल, इस बार कोई मुझे पकड़ तो नहीं पाएगा? उधर से जवाब मिलने के बाद ही उसके चेहरे पर राहत आई। वहीं अस्पताल के कमरे में मैंने अपनी बेटी की नब्ज देखी और अचानक मेरा चेहरा गंभीर हो गया। कुछ गड़बड़ है, ये सामान्य फूड पॉइजनिंग नहीं है। मुझे मुशिनवान की चिंता सच्ची लग रही थी, लेकिन मैं उसे तुरंत सब बताने से डर रहा था। अगर इसके पीछे फिर वांग बाडान हुआ तो शायद वह फिर भी उसका बचाव कर सकती थी। मैंने तुरंत अपने दोस्त लाओ गुई को मैसेज किया, पिछले एक हफ्ते की स्कूल की सीसीटीवी फुटेज निकालो और वांग बाडान और उसके परिवार पर नजर रखो। 2 दिन तक मैं और मुशिनवान बारी बारी से बच्चों के पास रहे। बाकी बच्चे ठीक होकर घर चले गए, लेकिन मेरी बेटियों की हालत नहीं सुधरी। आखिर मैंने मुशिनवान से कहा, हमें बात करनी होगी। मैंने उसे बताया, डॉक्टरों ने पाया है कि मेरी दोनों बेटियों के शरीर में बाकी बच्चों से अलग कुछ पदार्थ हैं। ये खाना खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि किसी दवा या जहरीले पदार्थ की वजह से हुआ है। उसकी आंखों में चिंता उभर आई। तुम्हें लगता है हमारे घर में कोई गद्दार है? मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। यह आज का जहर नहीं है। कम से कम 5 दिन से धीरे धीरे उनके शरीर में जा रहा है। यह सिर्फ वही कर सकता है जो बच्चों के बेहद करीब हो। मैंने उसकी नब्ज देखी, वह बिल्कुल ठीक थी। फिर मैंने कहा, सोचो, नाश्ता और रात का खाना तुम बच्चों के साथ खाती हो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। स्कूल के दोपहर के खाने से बाकी बच्चे ठीक हो गए, लेकिन हमारी बेटियां नहीं। मुशिनवान अचानक समझ गई। मतलब, वो चीज जो सिर्फ बच्चे और मैं अलग अलग लेते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। हर सुबह और हर रात की एक गिलास दूध। अस्पताल में वह बिना कुछ कहे जांच में जुट गई, लेकिन मेरी नजर सिर्फ वांग बाडान पर थी। तभी लाओगुई का मेल आया। मैंने पढ़ते ही समझ लिया, मेरी बेटियों को जहर देने के पीछे वांग बाडान ही था। मुशिनवान दोबारा कमरे में आई। मेरी ठंडी नजरों से उसकी नजरें मिलीं। मैंने उसे सच नहीं बताया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वह खुद सच्चाई तक पहुंचती है या नहीं। मैंने कहा, टिंगटिंग और शियू को मेरे साथ जाने दो। वह तुरंत बोली, नहीं, उनकी हालत अभी अस्पताल छोड़ने लायक नहीं है। मैं खड़ा हुआ, मैं उन्हें बचा सकता हूं। मैंने बेटियों के माथे को चूमा और कहा, उनके शरीर में जहर धीरे धीरे अंगों को खराब कर रहा है। देर हुई
तो उनकी जान जा सकती है। मुशिनवान हैरान रह गई, लेकिन अस्पताल की रिपोर्ट में तो जहर मिला ही नहीं। मैंने शांत होकर कहा, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा। मैं उनका पिता हूं, मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने पूछा, कितने दिन? 1 हफ्ते में दोनों स्वस्थ होकर लौट आएंगी। कहां ले जाओगे? मैंने सिर्फ 4 शब्द कहे, सियान प्रयोगशाला। मुशिनवान की आंखें फैल गईं। सी देश की यह रहस्यमयी प्रयोगशाला दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सा विशेषज्ञों का केंद्र थी, लेकिन उसका पता तक बहुत कम लोगों को मालूम था। मैंने बस इतना कहा, वहां मेरा एक दोस्त है। कुछ देर सोचने के बाद वह मान गई। 10 मिनट बाद मैं एक बेटी को गोद में लेकर और मुशिनवान दूसरी बेटी को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गए। प्रयोगशाला पहुंचते ही इलाज शुरू हुआ। मैं खुद बेटियों की जांच और इलाज कर रहा था। उन्हें इस हालत में देखकर मेरा गुस्सा वांग बाडान के लिए और बढ़ गया। उधर वांग बाडान के लिए हालात बिगड़ते जा रहे थे। उसके परिवार के अवैध कारोबार एक एक करके खत्म होने लगे। उसके माता पिता गिरफ्तार हो गए और उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को भी पुलिस उठा ले गई। उसने तुरंत मुशिनवान को फोन किया, लेकिन पता चला कि वह विदेश जा चुकी थी। गुस्से में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। यह सब येटसिन की वजह से है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच लाओ गुई का नया मेल आया। वांग परिवार लगभग दिवालिया हो चुका था और वांग बाडान ने मुशिनवान से मदद मांगी थी, और उसने सच में वांग परिवार की मदद कर दी। लाओ गुई ने पूछा, भाई अब क्या करें? मैंने सिर्फ एक शब्द लिखा, जांच। मैंने वांग परिवार और वांग बाडान के सारे सबूत मुशिनवान के सचिव को भेज दिए। कुछ ही देर बाद सचिव उसके ऑफिस में पहुंचा। मैडम, दोनों बच्चियों को जहर देने का काम वांग परिवार के लोगों ने करवाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईमेल में साफ सबूत थे। वांग के आदमी ने मुंह परिवार की एक नौकरानी को पैसे दिए थे और बच्चों के दूध में धीरे धीरे असर करने वाला जहर मिलवाया था। पैसों के लेन देन और मुलाकातों तक के सबूत मौजूद थे। ईमेल के अंत में मेरी एक लाइन थी, अगर तुम वांग बाडान को बचाओगी तो बच्चों की कस्टडी मुझे मिल जाएगी। मुशिनवान की आंखों में भयंकर गुस्सा भर गया। तभी दरवाजे के बाहर खड़ा वांग बाडान सब सुन चुका था। वह घबराकर अंदर आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। वानवान, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि उसके लोग बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। यह सब मेरी वजह से हुआ। वह रोता रहा, लेकिन मुशिनवान चुप रही। उसे पता था बच्चे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थे। अचानक वांग बाडान ने अपने बैग से चाकू निकाला और अपनी कलाई पर वार कर दिया। वानवान, बच्चों के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूं, मुझे छोड़ो मत। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मुशिनवान ने सचिव को आदेश दिया कि वह पूरे मामले की जांच जारी रखे। फिर उसने मुझे फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। तभी उसे एहसास हुआ मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर रखा था। उसने ऑफिस के फोन से दोबारा कॉल किया। कुछ घंटियों के बाद फोन उठा, येटसिन। लेकिन दूसरी तरफ मेरी आवाज नहीं थी। एक बच्चे की आवाज आई, पापा घर पर नहीं है। मुशिनवान की आवाज तुरंत नरम हो गई। बोयुआन, पापा को बुला सकते हो? नहीं, बच्चे ने साफ मना कर दिया। आंटी बुरी हैं, वो पापा को परेशान करती हैं। मुशिनवान कुछ कह पाती उससे पहले बोयुआन ने अपनी छोटी मुट्ठी हवा में उठाकर कहा, बोयुआन पापा को बचाएगा। दूसरी तरफ मैं बेटियों के पास था। उनकी हालत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। मैंने उनके कमजोर चेहरे को सहलाया। टिंगटिंग ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पापा हम ठीक हैं। मैंने उसके माथे को चूमा। तुम अभी सिर्फ 6 साल की हो, इतनी मजबूत बनने की जरूरत नहीं। दर्द हो तो पापा को बताना। वह मासूमियत से सिर हिला देती है। पास बैठी शियू इन दिनों मुझसे और ज्यादा जुड़ गई थी। मैं दोनों बेटियों के साथ बैठा रहा और हमारे बीच का रिश्ता पहले से भी मजबूत होता गया। कुछ देर बाद टिंगटिंग ने पूछा, पापा छोटा भाई कहाँ है? मैं मुस्कुराया, वो बगल वाले कमरे में खेल रहा है। तुम दोनों ठीक हो जाओ, फिर तीनों साथ खेलना। दोनों बच्चियां खुशी से मुस्कुरा दीं। रात में उनके सो जाने के बाद मैं अपने कमरे में लौटा, लेकिन दरवाजा खोलते ही अंदर से मुशिनवान की बेबस आवाज सुनाई दी, बोयुआन, तुम्हें आंटी से इतनी नफरत क्यों है? जवाब में छोटे से बच्चे की सिर्फ एक ठंडी सी आवाज आई, बोयुआन ने मुझे देखते ही फोन काट दिया। दूसरी तरफ म्यू शिंगवान ने लंबी सांस ली। फिर उसने वह ईमेल दोबारा खोला और मेरी छोड़ी हुई बात को ध्यान से पढ़ने लगा। 1 हफ्ते बाद
मैं तीनों बच्चों को लेकर सीदेश से झिंगझो लौट आया। वापस आने से पहले शियाओ मेई के पति जोसे ने हमें अपने घर खाने पर बुलाया। बोयुआन ने गर्व से अपनी दोनों बहनों का परिचय कराया और चारों बच्चे जल्दी ही साथ खेलने लगे। अगले दिन निजी विमान से लौटने पर एयरपोर्ट पर म्यू शिंगवान खुद अपनी सचिव के साथ हमारा इंतजार कर रही थी। एक हफ्ते बाद अपनी मां को देखकर ये टिंग और ये शियू दौड़कर उससे लिपट गईं। मां, हमें आपकी बहुत याद आई। उसने दोनों बेटियों को कसकर गले लगा लिया, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हें देखा और बेटे को लेकर सीधे चला गया। घर पहुंचकर मुझे लाओ गुई का संदेश मिला। वांग बाड़ान ने म्यू शिंगवान के सामने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया था और अब अस्पताल में था। मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई। मैं जानता था कि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। उधर म्यू परिवार में दोनों बेटियां अपने साथ लाए खिलौने और तस्वीरें दिखाने लगीं। मां, पापा, हमें मनोरंजन पार्क ले गए थे। देखो, मैंने ट्रांसफॉर्मर के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। तस्वीर देखते ही म्यू शिंगवान की मुस्कान गायब हो गई। तस्वीर में शियाओ मेई बोयुआन को गोद में लिए थी। मैं दोनों बेटियों का हाथ पकड़े था और पास में एक विदेशी आदमी अपनी बेटी के साथ खड़ा था। सभी बेहद खुश दिख रहे थे। ये टिंग ने मासूमियत से कहा, मां, ये शियाओ मेई आंटी, जोसे अंकल और लीना दीदी हैं। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। बोयुआन तो उन्हें मम्मी भी बुलाता है। म्यू शिंगवान का चेहरा अचानक बदल गया। उसे याद आया कि बोयुआन भी कभी उसे इसी तरह पुकारता था। जुड़वा बेटियों का जन्मदिन करीब था। म्यू शिंगवान ने कहा, इस बार तुम पापा और बोयुआन को भी दादाजी के घर बुला सकती हो। ये टिंग ने सिर हिलाकर कहा, हम दोपहर पापा और भाई के साथ रहेंगे और शाम को नाना नानी के घर चले जाएंगे। उसने आखिरकार हामी भर दी। जन्मदिन के दिन मैंने घर के पीछे बड़ा सा थीम पार्टी तैयार करवाया और लाओ गुई को भी बुलाया। तभी जोसे का परिवार भी इसी देश से बच्चों को सरप्राइज देने पहुंच गया। मैं खुश था, लेकिन म्यू शिंगवान भी वहीं रुक गई। उसकी नजर शियाओ मेई पर टिक गई। तुमने उसे बच्चों के जन्मदिन पर क्यों बुलाया? मैंने शांत होकर कहा, मेरे बच्चों का जन्मदिन है, दोस्तों को बुलाने में क्या गलत है? तभी लाओ गुई ने अचानक चिल्लाकर कहा, ये चेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बोयुआन ने भी तुरंत हाथ से मुंह बनाकर कहा, पापा, बोयुआन भी आपसे प्यार करता है। दोनों बेटियां भी हंसते हुए चिल्लाईं, पापा, हम भी आपसे प्यार करते हैं। लीना ने भी इसे खेल समझकर कहा, पापा, मैं भी आपसे प्यार करती हूं। बच्चों की बातें सुनकर म्यू शिंगवान का चेहरा काला पड़ गया। वह बोली, ये चेन, तुमने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बच्चों का जन्मदिन है, तुम अपना काम करो। लेकिन वह जाने के बजाय मेरे पीछे आ गई। तभी ये शियू ने उसका पैर पकड़कर पूछा, मां, क्या आप भी हमारे साथ जन्मदिन मनाएंगी? ये टिंग ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, पापा, क्या मां हमारे साथ रुक सकती हैं? बच्चों की उम्मीद देखकर हम दोनों मना नहीं कर सके। ये शियू खुशी से उछल पड़ी। वाह, इस साल पहली बार पापा और मां दोनों हमारे साथ जन्मदिन मनाएंगे। पार्टी चलती रही। शियाओ में म्यू शिंगवान के साथ बारबेक्यू करने लगी और अपने पति और बेटी की बातें करने लगी। म्यू शिंगवान ने अचानक पूछा, तुम अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती हो? शियाओ में मुस्कुराई, बिल्कुल, उनके बिना मैं कैसे जी सकती हूं? फिर उसने पूछा, क्या तुम अपने पति और बच्चों से प्यार नहीं करती? म्यू शिंगवान जवाब देने ही वाली थी कि बाहर से वांग बाड़ान की चीख सुनाई दी, वान वान, मुझे बचा लो। वह अस्पताल के कपड़ों में गेट के बाहर गिर पड़ा था। मुझे पता है तुम अंदर हो, यह चेन मुझे मारना चाहता है। म्यू शिंगवान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बाहर चली गई। मैंने उसे जाते देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था कि वांग परिवार के अपराधों के सबूत कई दिन पहले ही जांच विभाग को भेजे जा चुके थे। अब उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वापस बच्चों के पास आया और बोयुआन के पसंदीदा चिकन विंग्स बनाने लगा। तभी लाओगुई और जोसे केक लेकर आए। हम सबने मिलकर जन्मदिन का गीत गाया और दोनों बेटियों को जन्मदिन की टोपी पहनाई। उधर वांग बाड़ान रोते हुए म्यू शिंगवान से कह रहा था, ये चेन मुझसे नफरत करता है, उसने मेरे परिवार को फंसाया है। म्यू शिंगवान ने ठंडे स्वर में कहा, मैं ये चेन को इतने सालों से जानती हूं। अगर वांग परिवार निर्दोष होता तो पूरा परिवार गिरफ्तार नहीं होता। फिर उसने साफ कहा, तुम वापस जाओ, आज मेरी बेटियों का जन्मदिन है, मुझे उनके साथ रहना है।
वांग बाडान घबरा गया और बोला, मुझे भी अंदर आने दो। बोयुआन मुझे बहुत पसंद करता है। मेरे साथ उसका जन्मदिन और भी अच्छा होगा। वह अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उसे वहीं रोक दिया। तभी वांग बाधान रोते हुए मू शिंगवान से कहने लगा कि वह सिर्फ बच्चों का जन्मदिन मनाना चाहता है, फिर भी उसे इसकी इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। तभी मैं मू शिंगवान के पीछे से बाहर आया और शांत स्वर में कहा, मैं बताता हूं क्यों। तुमने मेरी बेटियों को जहर दिया है। मैं तुम्हें कानून के मुताबिक सजा दिलाऊंगा, चाहे उनकी मां तुम्हें बचाए या नहीं। वांग बाधान का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन वह फिर भी बोला, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तो उन्हें हमेशा अपनी बेटियों की तरह माना है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, ये बातें अब जज के सामने कहना। वह घबरा गया और मेरे सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगा। ये चैन, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, जिस दिन तुमने मेरी बेटियों को जहर देने का फैसला किया, उसी दिन तुम्हें मेरे बदले के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। एक पिता को छेड़ने की गलती मत करना। मैं मुड़कर जाने लगा। तभी मू शिंगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वांग बाधान को लगा कि अब उसे बचाने वाला आ गया है, लेकिन अगले ही पल वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर चोट लग गई। मू शिंगवान ने मेरा हाथ पकड़े हुए पूछा, तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? सिर्फ उस एक घटना की वजह से? मैंने उसकी तरफ देखकर व्यंग्य से कहा, तुमने 5 साल की शादी में मुझसे कहा था कि तुमने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया। सच में नहीं किया। वह कुछ कहने ही वाला था कि बाहर से वांग बाधान की रोने की आवाज फिर आने लगी। मैं पीछे हटकर बोला, जाओ, अपने वांग बाधान की रक्षा करो, लेकिन इस बार मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मू शिंगवान ने कहा, अगर सच में उसका इस मामले से संबंध है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हंस पड़ा। इस दुनिया में लेकिन से ज्यादा बेकार कुछ नहीं। तुम अपनी जांच करो, मैं अपनी। मैंने सच्चाई पता कर ली है और अब कार्रवाई करूंगा। वह गुस्से से बोली, तुम मुझे इतना गलत कैसे समझ सकते हो? मैंने खुद पर तंज कसते हुए कहा, क्या करूं? बहुत सी औरतों से संबंध रखूं और अकेला न रहूं? वह मेरी बात सुनकर चुप हो गई। मैंने बाहर पड़े वांग बाधान की ओर इशारा करते हुए कहा, वह काफी देर से पड़ा है। अगर अस्पताल नहीं भेजोगी तो देर हो जाएगी। मुशिंगवान ने तुरंत ड्राइवर को बुलाकर उसे अस्पताल भेज दिया। जाते जाते उसने मुझे रोककर कहा, अभी उसे नुकसान मत पहुंचाना, हमने उससे वादा किया है। मैं हंसकर बोला, वो तुम्हारा वादा है, मेरा नहीं। फिर मैंने अपने सुरक्षा गार्डों से साफ कहा, आगे से मुशिंगवान बच्चों को लेकर आए तो उसे अंदर आने देना, लेकिन वांग बाधान को बिल्कुल नहीं। शाम को मेरी दोनों बेटियां और बेटा मेरे पास से विदा होने लगे। बेटा ये बोयुआन मुझे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उसने मेरी उंगली पकड़कर धीरे से कहा, पापा, मैं आपके साथ रहूंगा। दोनों बेटियों ने भी बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखा। मैं मुस्कुराकर उन्हें विदा करता रहा। अगली सुबह खबर आई कि वांग बाधान को पुलिस अस्पताल से गिरफ्तार करके ले गई है। मेरे दिए सबूत इतने पक्के थे कि उसके फोन रिकॉर्ड, वांग दाओबा से संबंध और बाकी सबूतों ने उसका बचना मुश्किल कर दिया। मुशिंगवान को भी खबर मिल गई। उसे पता था कि इसके पीछे मेरा हाथ है, लेकिन उसकी जांच में जरूरी सबूत नहीं मिल रहे थे। उसका सचिव बोला, वांग परिवार साफ नहीं है, लेकिन अभी तक यह साबित नहीं हुआ कि वांग बादान इसमें शामिल था। मू शिंगवान बगीचे में खड़ी उस गहरे बैंगनी गुलाब को देखने लगी जिसे मैंने हमारी शादी के साल लगाया था। तभी उसकी बेटियां दौड़कर आईं और खुशी से बोलीं, मां, पापा, हमें आज पार्क घुमाने ले जाएंगे। लीना दीदी भी हमारे साथ आएंगी। लीना का नाम सुनते ही मू शिंगवान का चेहरा बदल गया। उसी समय मेरी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी। मैं बेटे को गोद में लेकर नीचे उतरा। गार्डों ने मुझे देखकर कहा, सर। मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया। गलत मत बुलाओ, मेरा और तुम्हारी मू मैडम का अब कोई रिश्ता नहीं है। मू शिंगवान ने भले मेरी बात साफ न सुनी हो, लेकिन गार्डों के हाव भाव देखकर उसे सब समझ आ गया। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ चुका था। मेरी बेटियां ये तिंग और ये शीयू हमें देखते ही अपना बैग लेने अंदर भागीं और खुशी से मेरी तरफ दौड़ीं। मैंने बच्चों को साथ लिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। तभी मू शिंगवान के फोन पर सचिव का संदेश आया
कि आज उसे डॉक्टर चेन के पास दोबारा जांच के लिए जाना है और गर्दन पर हुए एलर्जी के निशानों का इलाज अभी बाकी है। उसी समय मैं तीनों बच्चों को लेकर मनोरंजन पार्क पहुंचा। दोस्तों को विदा करने के बाद मुझे फोन आया कि वांग बाधान को मुंह परिवार के लोगों ने जमानत पर बाहर निकाल लिया है। शाम को हम घर लौटे। दोनों छोटे बच्चे सो चुके थे, लेकिन बड़ी बेटी ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, पापा, क्या आज मैं और बहन मां के घर नहीं जाएंगे? मैंने कहा, नहीं, अब तुम दोनों अपने भाई और पापा के साथ रहोगी। उसने तुरंत पूछा, तो मां हमारे साथ रहने नहीं आएंगी? मैंने उसे गले लगाकर समझाया, पापा और मां अलग हो चुके हैं, लेकिन तुम जब चाहो मां से फोन पर बात कर सकती हो या उनसे मिलने जा सकती हो। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से पूछने लगी, पापा, क्या आप और मां फिर से पहले जैसे साथ नहीं रह सकते? मैंने उसे और कसकर गले लगाया, नहीं बेटा, हम वापस साथ नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर उसने डरते हुए पूछा, क्या पापा किसी दूसरी आंटी से शादी करेंगे? मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, पापा सिर्फ तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई के साथ रहेंगे। उसके चेहरे की चिंता तुरंत गायब हो गई। मैं तैयार हूं पापा। घर पहुंचकर मैंने तीनों बच्चों को सुला दिया। तभी मू शिंगवान का फोन आया। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही। मैंने कहा था, अगर तुम उसकी रक्षा करोगी तो बच्चे मेरे पास रहेंगे। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं सहमत नहीं हूं। मैंने धीमे से कहा, मू शिंगवान, तुम हमेशा मुझे क्यों परेशान करती हो? फोन की दूसरी तरफ वह अचानक शांत हो गई। शायद उसे बहुत समय बाद मेरी आवाज में इतनी नरमी सुनाई दी थी। उसने पूछा, मैंने तुम्हें कब परेशान किया? मैंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, 2 साल पहले जब मैं अस्पताल में अकेला था, मैंने तुम्हें कई बार फोन किया था, लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। वह चुप रही, फिर पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, अब इसका कोई मतलब नहीं। कुछ देर बाद मैंने कहा, अगर बच्चों की जिम्मेदारी हमारे लिए इतनी ही है तो उनकी कस्टडी मुझे देने में तुम्हें परेशानी क्यों है? वह बोली, कस्टडी मेरे पास रहे तो तुम बच्चों से मिल सकते हो, तुम्हारे पास रहे तो मैं उनसे मिल सकती हूं। फर्क क्या है? मैंने जवाब दिया, अगर फर्क नहीं है तो तुम मना क्यों कर रही हो? तभी फोन के दूसरी तरफ एक आवाज आई, वान वान, आप अंदर हैं? मैं तुरंत समझ गया कि वह वांग बाधान था। मैंने बिना कुछ सुने फोन काट दिया। उधर मू शिंगवान ने दरवाजा खोला। वांग बाधान के चेहरे पर पट्टी लगी थी। उसने कमजोर बनने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे घाव की पट्टी बदलनी है लेकिन दवा नहीं मिल रही। मू शिंगवान ने दूरी बनाकर कहा, अतिथि कक्ष में जाओ, गुआन जिया तुम्हारी मदद कर देगा। वांग बाधान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। वानवान, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो, तुम मुझे छोड़ोगी नहीं, है ना? मू शिंगवान तुरंत पीछे हट गई। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए दोस्ती से ज्यादा भावनाएं हैं, लेकिन हम सिर्फ दोस्त हैं। अब वापस जाओ। वांग बाधान ने अचानक अपनी बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन मू शिंगवान तुरंत मुड़कर अपने अध्ययन कक्ष में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर खड़ा वांग बाधान बेहद अपमानित महसूस करने लगा। उसने दरवाजे के बाहर कहा, वानवान, मुझे माफ कर दो, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। अंदर से मू शिंगवान की ठंडी आवाज आई, तुम अभी ठीक हालत में नहीं हो, अतिथि कक्ष में जाकर आराम करो, मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करवाऊंगा। नौकर और गुआंगजिया उसे वापस कमरे में ले गए। सबके जाने के बाद मू शिंगवान फिर बाहर आया और उसने गुआंगजिया से कहा, आज जो हुआ उसके बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर उसने मुझे फोन किया, लेकिन उसे फिर वही व्यस्त आवाज सुनाई दी। मैंने उसका लैंडलाइन नंबर भी ब्लॉक कर रखा था। उधर वांग बाधान अपने कमरे में गया। उसने आईने में खुद को देखा और फिर वही डिजाइन वाला कपड़ा पहना जैसा मैंने कभी मू शिंगवान के लिए खरीदा था। आईने में खुद को देखकर उसने धीमे से मुस्कुराया और कहा, वानवान, तुम असल में मेरे ही होने चाहिए। अगले ही पल उसने अपना फोन निकाला और अपना लाइव अकाउंट खोल दिया।